चलो उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? अब रोना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ। अगर और मार नहीं खानी है तो। ये बहुत भूख लगी है। लगता है रात के मार खाने से पेट नहीं भरा है। और मार खानी है क्या? अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया? आखिर तू है ही इस लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से कहूंगी कि तूने मुझ पर अटैक कर दिया है। मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। और रोते हुए बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठी और बाथरूम में गई और फ्रेश होकर आई और सीधे किचन में गई। उसके पापा ऑफिस जा चुके थे और रोते हुए सारा काम करने लगी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसने घर का सारा काम किया और अपने कमरे में गई। उसे आज का खाना भी नहीं दिया गया। वो कमरे में बैठकर रोने लगी। वो बोली, मम्मा क्यों आप मुझे छोड़कर अकेली भगवान के पास चली गई? मुझे भी क्यों नहीं लेते गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज औलाद हूँ ना। वो दोनों मुझे बहुत मारते पीटते हैं। वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। की फोटो दिखाकर कहा, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना? तो सभी लड़के देखने 50 लाख। तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो? ऐसे ही कुछ समझ लो। डन, ठीक है। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तो घर में है, उसे बुलाना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का बोला, किसने मना कर रखा है? प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? प्लीज जल्दी से नाइट क्लब बाहर आ जाओ, मुझे बचा लो। मैं आ रही हूँ। और फोन रखा। वो इसलिए उसे बचाना नहीं चाहती थी कि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। भले ही उसने उसे कितना ही मारा पीटा था, उसने उसे कितना ही परेशान क्यों ना किया हो, पर उसे बहन मानती थी। और नाइट क्लब बाहर रिक्शा लेकर पहुंची। वो अंदर गई। दी आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? चलो बताती हूँ क्या हुआ है। और उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था और उसे अंदर ले जाकर उसने और बाहर से रूम बंद कर दिया। दिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने 4 लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। और वो चारों हंसने लगे। दिया डर गई। वो दरवाजे की तरफ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, दी दी प्लीज हेल्प मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाहर के शोर शराबे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला, ज्यादा चिल्ला मत, तुझे क्या अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है? बस तेरे साथ मजे ही तो करना चाहते हैं। तू है कि हाथ पर मारे जा रही है? उसके हाथ पकड़ रखे थे। तभी दरवाजा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। नहीं बोलूंगी, मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डिम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में खरीदा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो, मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाने का मुझे क्या मिलेगा? उस कमरे में उस आदमी की आवाज गूंजी, तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। तभी मेयर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 2 कदम दूर जा गिरा। तो उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए। उस आदमी ने उन तीनों को संभलने का मौका नहीं दिया और चारों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। दिया तो डर के मारे बेहोश हो गई थी। वो चारों आधे पड़े हुए थे। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उनके पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख बोला था ना तुम लोगों ने, इसमें 1 करोड़ है, अपना अच्छे से इलाज कर लेना। तभी वहां 5 आदमी और आ गए। एक लड़का बोला, क्या हुआ, कोई तूफान आया क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसको अपने साथ ले चलते हैं। जब इसको होश आ जाएगा तो इसको इसके घर पर छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? तो वो आदमी बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं। लिया। वो लोग वहां से चले गए। बाहर 4-5 मर्सिडीज खड़ी थी, वो उनमें बैठकर चले गए। लिया। वो लोग वहां से चले गए। बाहर 4-5 मर्सिडीज खड़ी थी, वो उनमें बैठकर चले गए। वो गाड़ियां सड़क पर चलने लगी और एक आलीशान घर के सामने रुकी। वो आदमी बहुत हैंडसम था और उसका भाई भी। उसके साथ जो 4 आदमी और थे वो भी बहुत हैंडसम थे। उनकी गाड़ियां उस आलीशान घर के पार्किंग लॉट में रुकी थी।
उस आदमी का एक अलग ही रुतबा था। वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका मेन बिजनेस वेपन्स बनाने और उन्हें बेचने का था। वो इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने वेपन्स देता था, लेकिन विदेशों में भारी कीमत में बेचता था। उसकी कंपनी के बनाए हुए वेपन्स की पूरी दुनिया में मांग थी। वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करता था। उसके साथ साथ कई और अलग अलग बिजनेस भी करता था। उसे राजा कहना गलत नहीं होगा। वो सच में ही वेपन्स किंग था। कंपनी के बनाए हुए वेपन को दुनिया भर की मिलिट्री एयरफोर्स अपने देश की सुरक्षा के लिए विदेशी सरकारें भी मांगती थी। हथियारों को खरीदने के लिए भी विदेशी सरकारें कितना भी पैसा बहाने के लिए तैयार थी। उस आदमी की उम्र 33 साल थी। वो बहुत ही यंग, हैंडसम और चार्मिंग था। उस पर अमीर घराने की लड़कियां मरती थी। यही नहीं, आम लड़कियां भी उससे शादी करना चाहती थी। उसके बारे में ये भी अफवाह थी कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है, वो गे है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आदमी ही था, बस वो लड़कियों से दूर रहता था। वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान था। वो गुस्से में बहुत भयानक लगता था। बिजनेस की दुनिया में उसे एक नाम मिला था, मौत का देवता। वो सच में मौत का देवता ही था। अगर उसका दिमाग फिर जाता था तो वो सब कुछ रौंद डालता था। उसके पास अच्छी खासी क्वालिटी टेक्नोलॉजी पावर्स भी थी। मतलब वो एक हैकर भी था। वो इंडिया का वेपन्स किंग था। वो आर्यन खानदान का बड़ा बेटा था। लोग उसके दादाजी और उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो बहुत इज्जतदार खानदान से था। दादाजी इस लड़की को देखेंगे तो बहुत से सवाल करेंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप एक लड़की को उठा ले आए हो। लड़की देखकर तो बवाल मचा देंगे। मैं नहीं आ रहा, मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ। ये कहकर वो भाग गया। धोखेबाज कहीं का। भाई, ऐसे धोखेबाज दोस्त ना पाला करो। पर अंदर जा चुका था। फिलहाल उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। उसके दादाजी लिविंग रूम में ही उनका वेट कर रहे थे। वो हमेशा ऐसा करते थे। उन्हें अपने पोतों की बहुत चिंता थी। वो मरने से पहले अपने पोते की औलाद देखना चाहते थे। ही नहीं था। उसके दादाजी ने देखा कि उसका पोता एक लड़की को बाहों में उठाकर अंदर आ रहा है। वो बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी भी अपने पोते को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। ये लड़की कौन है? इसे यहाँ क्यों लाए हो? दादाजी, मैं भाई को समझा ही रहा था कि इस लड़की को लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई नहीं माने और ले आए। मैंने कहा था ना भाई, दादाजी नाराज होंगे। अब भुगतो। उनके दादाजी ने आदित्य की बातों का दूसरा ही मतलब निकाल लिया। वो बोले, अच्छा, तो 4वीं से शादी ना करने की वजह ये लड़की है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। हाँ, ये वाला था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई करना क्या चाहता है, क्योंकि उसे भी लगता था कि उसका भाई गे है। यही नहीं, सब हैरान रह गए। उसके दादाजी बोले, मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसे इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो इससे ही तुम्हारी शादी कराऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये अमीर है कि नहीं, बस मुझे अपना पड़पोता देखना है। भाई, करना क्या चाहते हो तुम? मुझे तो लगता था आप गे हो या फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हो। मुझे अच्छे से पता है आप उस मेकअप की दुकान चार्वी को पसंद नहीं करते, इवन किसी भी लड़की को नहीं करते। फिर अचानक इस लड़की में ऐसा क्या दिखा? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो? फिलहाल उसे अपना भाई नहीं, कोई और नजर आ रहा था। वो झट से बोला, दादाजी, मेरी भाभी प्यारी है ना? तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। बहुत प्यारी है, पर लगता है तुमसे बहुत छोटी है। एज गैप कॉमन है। प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की है। भाई 33 के हैं और शायद मेरी भाभी ही कोई 21, 22, 23 की होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए मेरे भाई पोता बहू लाए हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, बात तो सही है, पर 21, 22, 23 का क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी सही उम्र नहीं पता? कौन सा मुझे आर्मी में सिलेक्शन लेना है? भाई से पूछ लो ना, मुझे भी आज ही पता चला है। उनको एग्जैक्ट एज पता होगी। हम बाद में बात करेंगे, ये बेहोश हो गई है। तभी दादाजी बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। हम कल तुम्हारी शादी की बात करेंगे कि इस लड़की के कपड़े चेंज कर दो। तो ईशना ने हाँ में सिर हिलाया। देर बाद ईशना आई और वो थोड़ी परेशान थी। क्या हुआ? ईशना बोली, बिग बॉस, लगता है उस लड़की पर बहुत जुल्म बरसाया गया है। उसके शरीर पर मारपीट के जख्मों के निशान हैं। वो अभी भी ताजे हैं। शायद एक दिन पहले उसे बुरी तरह से मारा गया है। उसके बाजू पर भी निशान थे। वो बोला, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। ये कहकर उसने डॉक्टर को फोन लगाया। दादाजी सो गए थे।